नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र के 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। संपूर्ण पेडागोजी आपको यहां पर मिलने वाली है। टोटल 300 प्रश्न मिलेंगे, वो भी कम समय में ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आपको क्या करना है, शुरू में वीडियो को लाइक करना है, जितने भी ग्रुप है आपके पास में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तीनों ही कार्य करने हैं। यदि अदर आप जगह जाएंगे तो ये 300 प्रश्न हैं आपको कम समय में नहीं मिलेंगे, ज़्यादा लेंथ उस वीडियो की होगी या फिर वो पेड कोर्स में आपको उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पर आपको फ्री में ये 300 प्रश्न मिल रहे हैं। और भी ऐसी वीडियो काफ़ी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है जिसमें 100 प्रश्न, 200 प्रश्न, 300 प्रश्न, यहाँ तक कि 500 प्रश्न आपको कम समय में दिया है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ नहीं करना है, फ्री में आपको ये अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर हमारे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, जितने भी ग्रुप है शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और सभी कार्य फ्री में होंगे, किसी भी प्रकार के आपके पैसे नहीं लगेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप बेशक डिसलाइक कर सकते हैं, पर लेकिन कुछ ना कुछ करके जाइएगा, जिससे कि हमें पता चले कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आपके काम का है या नहीं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको करके जाना है। शुरुआत करते हैं 300 प्रश्न का। आज का पहला प्रश्न है हिंदी पेडागोजी का। विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध आवश्यक है। वहाँ शिक्षण जिस विधि से होगा वो कौन सी विधि होगी? वो समवाय शिक्षण विधि होगी। यदि आप रेट की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल, तो आप हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो समवाय शिक्षण विधि होगा। दूसरा प्रश्न, वह विधि जिसमें व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है, वो कौन सी विधि होगी? तो वो प्रत्यक्ष विधि होगी। सामाजिक व्यवहार के रिक्त स्थान व सांस्कृतिक नमूने अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं, तो वो है भाषिक। सामाजिक व्यवहार के भाषिक व सांस्कृतिक नमूने अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। विद्यार्थी की उपलब्धियों व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है, तो ये सतत मूल्यांकन द्वारा रखा जाता है। याद रखिएगा, विद्यार्थियों की उपलब्धियों व कमियों का जो निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है वो सतत मूल्यांकन द्वारा रखा जाता है। संश्लेषण विधि में सिखाने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी विधि होगी? तो वो उद्बोधन विधि होगी। याद रखिएगा, संश्लेषण विधि में सिखाने की जो प्रक्रिया होगी वो उद्बोधन विधि के द्वारा होगी। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है? तो वो है उद्बोधन विधि। याद रखिएगा, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की जो विधि होगी वो उद्बोधन विधि होगी। लिखना सिखाने से पूर्व बालक को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही हैं। इस मत का समर्थन किया है, किसके द्वारा किया गया है इस मत का समर्थन? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है। हर्बर्ट उपागम के पद है। हर्बर्ट उपागम ने कितने पद बताए हैं? सभी को पता है, 5 पद बताए हैं। 5 पद कौन कौन से? पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, चौथा है नियमीकरण और 5वां है प्रयोग। ये 5 पद बताए हैं हर्बर्ट ने उपागम के। शिक्षण में इकाई का संपत्ति किसकी देन है? तो ये हेनरी सी मॉरिसन की है। याद रखिएगा, शिक्षण में इकाई की संपत्ति ये हेनरी सी मॉरिसन की देन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया है, किसके द्वारा? तो ये मुदालियार आयोग द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। यहाँ पर देखिए, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष पूछा गया है, तो यह प्राकथन होगा। प्राकथन पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। फलालेन बोर्ड का जो प्रयोग होता है वो कहाँ किस में होता है? तो ये लेखन कार्य में होता है। याद रखिएगा, फलालेन बोर्ड का जो प्रयोग होता है वो लेखन कार्य में होता है। किस विधि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है? तो वो है पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन। पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है, तो वो है फ्लैश कार्ड द्वारा। याद रखिएगा, वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का जो अभ्यास किया जाता है वो फ्लैश कार्ड द्वारा किया जाता है। कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लाने में सहायता होगी, भाषा शिक्षण यंत्र विधि की। याद रखिएगा, कक्षा शिक्षण में उच्चारण में जो एक रूपता लाने में सहायक होगी वो कौन सी विधि होगी? तो वो भाषा शिक्षण यंत्र विधि होगी। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है, वहाँ विधि कौन सी है? तो वो है साहचर्य विधि। याद रखिएगा, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य साहचर्य विधि द्वारा किया जाता है।
किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण कहलाता है तो वो अनुलेख। याद रखिएगा, किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा जो अनुकरण कहलाता है वो अनुलेख कहलाता है। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत व तथ्यों के स्पष्ट स्पष्टीकरण की विधि है तो वो है प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि होगी? प्रदर्शन विधि होगी। वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक का शिक्षण करें जो विषयगत योग्यताओं एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे से पूरक हो, वो कौन सी विधि होगी? तो वो दल शिक्षण विधि होगी। स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि हैं तो ये है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। याद रखिएगा, स्वगति, स्वमूल्यांकन और प्रतिपुष्टि आदि से जो संबंधित विधि होगी वो अभिक्रमित अनुदेशन विधि होगी। वैचारिक सामग्री है तो जो वैचारिक सामग्री है उसके अंतर्गत मूल विषय वस्तु होगी। किसके अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यहाँ विश्व की हृदय तंत्र की झनकार है, किसके स्वर में यहाँ अभिव्यक्ति पाई जाती है? तो ये किसके स्वर में अभिव्यक्ति पाई जाती है? तो ये सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत के में अभिव्यक्ति ये पाई जाती है। भाषा के कितने आधार होते हैं? तो भाषा के दो आधार होते हैं, एक तो होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक। उसे भौतिक और अभौतिक भी कहते हैं। तो भाषा के कितने आधार होते हैं? दो आधार होते हैं। वहाँ विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है, वहाँ विधि कौन सी है? तो वह है अनुकरण विधि। याद रखिएगा, वहाँ विधि अनुकरण विधि है जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से बताएगा, क्यूज़ के तौर पर देखिएगा, यहाँ पर आंसर दीजिएगा कि जो चार भाषाई कौशल है वो कौन कौन से है, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और सीरियल बाय बताइएगा, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा है भाषाई कौशल, तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। श्रवण दृश्य साधन है तो श्रवण दृश्य साधन के अंतर्गत चलचित्र होगा। नाट्य का संबंध किस ज्ञानेंद्रियों से है? तो नाट्य का जो संबंध है वो कान व आँख जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उससे होता है। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है तो यह संकल्पनात्मक मूल्यांकन है। सत्र की समाप्ति पर जो प्रयुक्त मूल्यांकन होगा वो संकल्पनात्मक मूल्यांकन होगा। प्रश्न 28वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ किसके माध्यम से ही विकसित होती है? तो ये अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती हैं। भाषा हमारी रिक्त स्थान को व्यवस्थित करती है तो ये किसको व्यवस्थित करती हैं? विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है भाषा हमारी। भाषा शिक्षण पर विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की रिक्त स्थान पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। तो राइट आंसर आपका होगा कि भाषा शिक्षण पर विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। कौन सी विधा का अनिवार्यता स्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? तो वो है एकांकी। याद रखिएगा, एकांकी विधा का अनिवार्यता स्वर पठन किया जाना अपेक्षित है। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली, यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ प्रणाली आपको बताना है नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की, तो वो है गीत तथा नाट्य प्रणाली। ये सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है, यहाँ पर देखिए मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण पूछा गया है तो वह है उच्चारण की शुद्धता। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है, किस प्रकार का होता है? तो वो विस्तृत होता है। याद रखिएगा, जो मूल्यांकन का क्षेत्र है वो परीक्षा से विस्तृत होता है। चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है तो चिकित्सात्मक अध्यापन को क्या कहा जाता है? उपचार कहा जाता है। पाठ्यपुस्तक रचना के सोपान का क्रम है, यहाँ पर देखिए पाठ्यपुस्तक रचना के सोपान का क्रम आपको बताना है, क्रम से बताना है। तो पहला है विषय सामग्री का चयन, दूसरा है स्तरीकरण और तीसरा है प्रस्तुतिकरण। ये क्रम से दिया गया है पाठ्यपुस्तक रचना के सोपान। सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है तो जो सत्य असत्य परीक्षण है ये एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण कहलाता है। विचारात्मक अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो ये मस्तिष्क की होती है। याद रखिएगा, विचारात्मक अधिगम में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है ये मस्तिष्क की होती है। रंगमंच अभिनय विधि है तो ये नाटक की है, जो रंगमंच अभिनय विधि होगी ये नाटक की विधि होगी। A.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? तो वह मूल्यांकन उपागम। याद रखिएगा, जो ब्लूम ने शिक्षा में नवीन आयाम दिया है वो मूल्यांकन उपागम दिया है। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है तो ये जीवन उपयोगी शिक्षा। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट विधि में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो जीवन उपयोगी शिक्षा की जाती है।
पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए क्या जरूरी है? तो इसके लिए बच्चों को विविध प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ये जरूरी है पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है, तो प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना, ये प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, तो शब्द से वर्ण, याद रखिएगा जो विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है वो शब्द से वर्ण होता है। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? तो यह है प्राथमिक स्तर, याद रखिएगा वर्तनी की विधिवत शिक्षा का जो ज्ञान है वो प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए। किसके अनुसार विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह की भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं? तो वो है किसके अनुसार पूछा गया है? तो ये किसके अनुसार बताया गया है? ये आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा बताया गया है। फिर इनके अनुसार विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह की भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया है? तो ये मोंटेसरी ने किया है, याद रखिएगा पढ़ना सिखाने के लिए जो साहचर्य प्रणाली का निर्माण किया है वो मोंटेसरी के द्वारा किया गया है। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों की भाषा पर पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचना पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार है। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है? तो यह कथन भाषा संसर्ग शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये थॉमस एम रिस्क के द्वारा दिया गया कथन है। सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। यह जो कथन है ये किसका है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये एलन यू के द्वारा दिया गया कथन है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि होती है, सभी को पता है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो अवधि होती है वो 36 मिनट की होती है। इसमें जो पाठ योजना होता है उसमें शिक्षण 6 मिनट का होता है, प्रतिपुष्टि 6 मिनट का होता है, पुनः योजना 12 मिनट का होता है, पुनः शिक्षण 6 मिनट का होता है और फिर अंत में पुनः प्रतिपुष्टि होती है जो कि 6 मिनट का होता है। टोटल कितना हो गया? 36 मिनट। तो याद रखिएगा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो अवधि होती है वो 36 मिनट की होती है। कहीं कहीं अलग अलग भी पूछा जाता है कि शिक्षण कितने मिनट का होता है? 6 मिनट का होता है। प्रतिपुष्टि के बारे में पूछे तो ये भी 6 मिनट का होता है। पुनः योजना का पूछे तो आपको पता होना चाहिए 12 मिनट का होता है। पुनः शिक्षण का पूछे तो ये 6 मिनट का होता है और पुनः प्रतिपुष्टि का पूछे तो ये 6 मिनट का होता है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि ये 6-6 मिनट का होता है, लेकिन जो पुनः योजना है ये 12 मिनट का होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, कहीं कहीं अलग अलग भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। कौशल के संबंध में यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये अरस्तु का कथन है। अनुकरण के कितने प्रकार होते हैं? तो अनुकरण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? लिखित अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और रचना अनुकरण। ये 3 प्रकार का अनुकरण होता है। बुलेटिन बोर्ड है, जो बुलेटिन बोर्ड है ये किस प्रकार का बोर्ड है? तो ये दृश्य सामग्री है। याद रखिएगा बुलेटिन बोर्ड एक दृश्य सामग्री है। एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वहाँ हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे। किस प्रकार करेंगे? तो ये सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से उसका उपचार आप करेंगे एक शिक्षक के नाते। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक भाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है? तो किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार है? तो ये फ्रोबेल के अनुसार स्कूल एक भाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये मौन वाचन कहलाता है। याद रखिएगा लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार है। तो पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार बताना है तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, गहन एवं सूक्ष्म पाठ या फिर पूरक एवं द्रुत पाठ। ये 2 प्रकार के पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठ होते हैं। कविता शिक्षण की किसी
किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या फिर उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है, वो कौन सी प्रणाली होती है? तो वो है तुलना प्रणाली में। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये हेनरी कॉल्डवेल कुक को खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय जाता है। किसके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है? तो यह है डी एलन। डी एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। सीखना आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये क्रो एंड क्रो का कथन है। किसके अनुसार 1 वर्ष तक बालक 3 शब्द सीख जाता है, फिर तीव्र गति से उसका शब्द ज्ञान बढ़ता है। 5 वर्ष तक बालक वस्तुओं के नाम, घर, परिवार, परिजन इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर लेता है। ये किसके अनुसार कहा गया? तो ये स्मिथ के अनुसार कहा गया। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? तो वह पाठ्यपुस्तक प्रणाली। याद रखिएगा, व्याकरण शिक्षण की पाठ्यपुस्तक प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, यहाँ कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? तो यहाँ परोक्ष विधि के संदर्भ में कहा गया कथन है। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगनी है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? यहाँ पर आपको बताना है जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ये पंडित सीताराम चतुर्वेदी द्वारा दिया गया कथन है। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये खंडान्वयन प्रणाली। याद रखिएगा, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को खंडान्वयन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इकाई उपागम विधि के प्रवर्तक है, तो इकाई उपागम विधि के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है, तो वो हेनरी सी मॉरिसन है। याद रखिएगा, इकाई उपागम विधि के जो प्रवर्तक होंगे वो हेनरी सी मॉरिसन होंगे। भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। जो उपरोक्त परिभाषा है ये किसके अनुसार दी गई है, किसके द्वारा कही गई है? तो ये सोनेल के द्वारा दी गई परिभाषा है। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यहाँ मत व्यक्त किया है, किसके द्वारा यहाँ मत व्यक्त किया है? तो ये मॉन्टेसरी के द्वारा मत व्यक्त किया है। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं, तो किसी बड़ी वस्तु के जो छोटे नमूनों को क्या कहते हैं? प्रतिमूर्ति कहते हैं। निगमन विधि का सिद्धांत है, तो जो निगमन विधि का सिद्धांत है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है निगमन विधि का सिद्धांत। व्याकरण के माध्यम से भाषा के किस भाग की जानकारी मिलती है? तो वह है नियम। व्याकरण के माध्यम से भाषा के नियम की जानकारी मिलती है। सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। यहाँ शिक्षण अधिगम सामग्री के संदर्भ में किस विद्वान के विचार है? तो यहाँ पर किस विद्वान के विचार है पूछा गया है, तो ये टेंड विद्वान के विचार है। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षार्थी शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझ नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक को उसे दिए गए विषय को उदाहरण द्वारा समझाना चाहिए। पलक एक शब्द व्याकरण शास्त्र की पुस्तकों को पढ़कर व्याकरण सीखने का प्रयास करती है। उसका यह प्रयास भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये प्रयोग सिद्धांत को दर्शाता है। मोनिका पहली कक्षा को खेल द्वारा वर्ण सिखाती है, यहाँ किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो ये मनोरंजन सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। याद रखिएगा, मोनिका पहली कक्षा को खेल द्वारा वर्ण सिखाती है, यहाँ मनोरंजन शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया? तो ये मॉन्टेसरी ने किया है। याद रखिएगा, साहचर्य विधि का जो आविष्कार किया है ये मॉन्टेसरी के द्वारा किया गया है। इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है? तो वह है चतुर्थ। याद रखिएगा, इकाई विधि के चतुर्थ सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है।
दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया, कौन से विश्वविद्यालय में, तो ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम है, तो इसका दूसरा नाम पूछा गया है, तो इसका दूसरा नाम है बाह्य अभिक्रमित क्रमित अनुदेशन। याद रखिएगा, रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन का दूसरा नाम बाह्य अभिक्रमिक अनुदेशन है। कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है, तो वह है भाषा शिक्षण यंत्र विधि। याद रखिएगा, भाषा शिक्षण यंत्र विधि ये अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है। अध्यापक का सहमति से सिर हिलाना ये किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है, तो ये सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। किसके अनुसार एक निर्देशात्मक युक्ति जो छात्रों को इकट्ठा ज्ञान प्रदान करती है इकाई कहलाती है, ये किसके अनुसार है, तो ये NCERT के अनुसार एक निर्देशात्मक युक्ति जो छात्रों को इकट्ठा ज्ञान प्रदान करती है वो इकाई कहलाती है। संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक किस शिक्षण कौशल के घटक हैं, तो ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक है। श्रवण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, तो ये कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, श्रवण, पठन और लेखन। कुछ विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है। उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है, तो जो कथन है ये इकाई योजना से संबंधित है। सीतावाघ किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है, तो ये श्रव्य सहायक सामग्री। याद रखिएगा, सीतावाघ ये श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है। मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये ब्लूम के द्वारा। याद रखिएगा, मूल्यांकन शिक्षण आयाम ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यहाँ आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो सबसे पहले लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना आवश्यक है बालकों को लिखना सिखाने से पहले। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है, तो यह निष्पक्ष मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो उपयोगिता का प्रमुख कारण होगा वो निष्पक्ष मूल्यांकन होगा। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है, तो यह है निबंधात्मक। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है, इंपॉर्टेंट है, तो ये ब्लूम ने। याद रखिएगा, ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। उपचारात्मक सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए, तो वह है प्रारंभिक कक्षाओं में। याद रखिएगा, उपचारात्मक सुधारने का कार्य प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। आगमन विधि के रूपों की संख्या है, तो आगमन विधि के जो रूपों की संख्या होगी वो कितनी होगी, दो। कौन कौन सी, प्रायोगिक आगमन विधि और सांख्यिकी आगमन विधि, ये दो आगमन विधि के रूपों की संख्या है। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है, तो वह है ब्लूप्रिंट। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व ब्लूप्रिंट प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है, तो वह है वाद विवाद। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का जो विकास करने का सशक्त माध्यम होगा वो वाद विवाद विधि होगा। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है, देखिए भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल पूछा गया है, तो वो है सुनना। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है, तो वह शुद्ध उच्चारण। याद रखिएगा, भाषा शिक्षक का जो विशेष अनिवार्य गुण होता है वो शुद्ध उच्चारण होता है। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है, तो वो है अभिवृत्ति मापनी। याद रखिएगा, भावात्मक पक्ष के मापन हेतु जो उपयुक्त मापनी होगी वो अभिवृत्ति मापनी होगी। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है, तो यहाँ पर योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक पूछा गया है, तो वो है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है। भाषाई कौशल यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए, तो यह है कक्षा 5। भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का जो विकास है वो कक्षा 5 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है, तो वह है खेल प्रणाली। याद रखिएगा, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए जो उपयुक्त प्रणाली होगी वो खेल प्रणाली होगी।
प्रायोजना विधि में कितने मुख्य सोपान उपयुक्त हैं? तो याद रखिएगा कितने प्रायोजना विधि में कितने मुख्य सोपान उपयुक्त है? तो वो है 6। 6 कौन कौन से आपके सामने हैं? परिस्थिति का निर्माण, योजना का चयन, योजना निर्माण, योजना का क्रियान्वयन, मूल्यांकन या निर्माण, या फिर छठा है कार्य का लेखा जोखा करना। ये प्रायोजना विधि के 6 मुख्य सोपान है। याद रखिएगा 6 मुख्य सोपानों को भी साथ में। अगला प्रश्न है विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? तो वो है आगमन विधि। याद रखिएगा विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत आगमन विधि में प्रयोग होता है। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो वो है सामूहिक वाचन। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए जो सबसे उपयुक्त साधन होगा वो सामूहिक वाचन होगा। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तो मौन वाचन जो है दोस्तों ये तीसरी कक्षा में शुरू करना चाहिए। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? तो जो साइलेंट रीडिंग है ये ब्रायन की रचना है। रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? तो वह है टेप रिकॉर्डर। रेडियो की सीमाओं को टेप रिकॉर्डर श्रव्य साधन दूर कर सकता है। लिग्वाफोन कैसा शिक्षण उपकरण है? तो इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा, ये श्रव्य शिक्षण उपकरण है लिग्वाफोन। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वहाँ उसकी पूर्ति करता है तो वहाँ कहलाता है, वहाँ क्या कहलाता है? तो वहाँ वेद परीक्षण कहलाता है। सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है? तो वो है वर्ष 2010-11। इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है किसने? सीबीएसई ने। याद रखिएगा भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। तो यहाँ पर देखिए स्वाभाविक भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम आपको बताना है। तो पहला है सुनना, फिर है बोलना, फिर है पढ़ना और फिर है लिखना। ये भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। निगमन विधि है, तो जो निगमन विधि है ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। रचना शिक्षण के मुख्य रूप कितने होते हैं? 2 होते हैं, मौखिक रचना और लिखित रचना। पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर पाठ पढ़ाने के बाद का जो मूल्यांकन होता है उसे पाठोपरांत मूल्यांकन कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा कह सकता है या फिर सीख सकता है? तो ये श्रवण, निरीक्षण और अनुकरण के द्वारा प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीख सकता है। अगला प्रश्न, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है? तो वो है आगमन विधि। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु जो उपयुक्त विधि होगी वो आगमन विधि होगी। बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? तो वह है बोलचाल की भाषा। बालक परिवार में रहकर बोलचाल की भाषा सीख जाता है। किसके माध्यम से समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है? तो वो है एपिडाइस्कोप के माध्यम से। एपिडाइस्कोप के माध्यम से समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? तो वह है उद्देश्य निर्धारण। शिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा वो उद्देश्य निर्धारण होगा। शैक्षिक मूल्यांकन के कितने उद्देश्य होते हैं? तो शैक्षिक मूल्यांकन के 3 उद्देश्य होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। ये शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं? तो निदान की परीक्षण विधि के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं, दार्शनिक विधि और निदानात्मक परीक्षण। ये निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया है। तो ये मुदालियर आयोग की सिफारिशों में शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया है। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया है? तो यह है किलपेट्रिक। याद रखिएगा प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किलपेट्रिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया है। ब्लूम ने मूल्यांकन आयाम के कितने सोपान बताए हैं? तो ब्लूम ने मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान बताए। कितने बताए हैं? 3। कौन कौन से? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम की अनुभव प्रदान करना और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये 3 सोपान बताए हैं ब्लूम ने मूल्यांकन आयाम के। अधिगम अनुभव केंद्रीय इकाई योजना में किस पर अधिक बल दिया जाता है? तो वह है छात्र अनुक्रिया पर। याद रखिएगा अधिगम अनुभव केंद्रीय इकाई योजना में छात्र अनुक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है।
पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है? तो वो है बोध स्तर। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का जो विकास है ये बोध स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है। कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्रकृति की विधि मानी जाती है? तो यह है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्रकृति की विधि मानी जाती है। विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? बोध प्रश्न करवाना चाहिए। विद्यार्थी की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु सबसे कठिनाई को समझाने के लिए शिक्षक को बोध प्रश्न करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है B.F. स्किनर। याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण B.F. स्किनर मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जा सकती है? तो यह है दूरस्थ शिक्षण विधि। दूरस्थ शिक्षण विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जा सकती है। रसानुभूति पाठ का संबंध होता है, तो रसानुभूति पाठ का जो संबंध है ये भावात्मकता से होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का सर्वोपरि उद्देश्य है, तो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा सृजनशील इस्तेमाल ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का सर्वोपरि उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है, तो वो है आगमन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की जो सर्वाधिक उचित विधि होगी वो आगमन विधि होगी। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, तो ये समृद्ध भाषा परिवेश पर बच्चों का जो भाषाई विकास है ये सर्वाधिक रूप से निर्भर समृद्ध भाषा परिवेश पर करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो यह है संचार माध्यम। याद रखिएगा, संचार माध्यम उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? तो ये है पियाजे। याद रखिएगा, अहम केंद्रित भाषा की जो संकल्पना है ये पियाजे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में किसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता? तो ये सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में अधिक ध्यान दिया जाता है, तो किसका ध्यान अधिक दिया जाता है? तो ये अर्थबोध। याद रखिएगा, गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में जो अधिक ध्यान दिया जाता है वो अर्थबोध का दिया जाता है। एक समान उच्चारित होने वाले शब्द किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? तो वो है ध्वनि साम्य विधि। एक समान उच्चारित होने वाले शब्द ध्वनि साम्य विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं। अधिगम के स्थानांतरण में खोजपूर्ण कौशल के किस घटक का प्रयोग उपयोगी है? तो वह है पुनः केंद्रीकरण तकनीक। अधिगम के स्थानांतरण में खोजपूर्ण कौशल के पुनः केंद्रीकरण तकनीक जो घटक है इसका प्रयोग उपयोगी है। प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वे हैं, तो वह है सुनना और बोलना। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वो सुनना और बोलना है। हरवटी में 5 पदों द्वारा शिक्षण का उपयुक्त क्रम है, तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण और प्रयोग, ये हरवटी में 5 पदों द्वारा शिक्षण का उपयुक्त क्रम है। मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि है, तो वह है व्यतिरेक विधि। याद रखिएगा, व्यतिरेक विधि यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अनुवाद विधि सिद्धांत का पालन करती है ज्ञात से अज्ञात की ओर। याद रखिएगा, जो अनुवाद विधि सिद्धांत है इसका जो पालन करती है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर करती है। प्रायोजना विधि के प्रकार है, तो प्रायोजना जो विधि है इसके प्रकार कितने हैं? 4। कौन कौन से? समस्यात्मक प्रायोजना, कलात्मक जिसे आनंदात्मक प्रायोजना भी कहते हैं, अभ्यासात्मक प्रायोजना और रचनात्मक प्रायोजना, ये 4 प्रकार की प्रायोजना विधि होती हैं। किस विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति भी कहा जाता है? तो वह पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। इस विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति भी कहा जाता है।
पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जन्मदाता है, तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जन्मदाता पूछा गया है तो वो डेजी मोरविन है। किसने कहा है कि जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेले? काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर कथन है, तो ये ड्यूलिक का कथन है और अपनी पुस्तक फिलोसफी ऑफ प्ले में लिखा है। यहाँ पर पूछा जाए कि यहाँ जो कथन है कि कौन सी पुस्तक में लिखा गया है, तो ये फिलोसफी ऑफ प्ले में लिखा गया कथन है। और किसके द्वारा लिखा गया है? ड्यूलिक के द्वारा लिखा गया कथन है। रचना अनुवाद विधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह व्याकरण अनुवाद विधि। रचना अनुवाद विधि को व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से जाना जाता है। सैनिक विधि या फिर आर्मी मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अनुकरण, परिस्मरण विधि और श्रम भाष्य सेना विधि के नाम से जाना जाता है। सैनिक विधि या फिर आर्मी मेथड को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक प्राचीन विधि कौन सी है? तो सर्वाधिक प्राचीन विधि के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर व्याख्यान विधि होगा। दल शिक्षण विधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो दल शिक्षण विधि है इसको समूह शिक्षण, सहकारी शिक्षण विधि और सहयोगी शिक्षण के नाम से जाना जाता है दल शिक्षण विधि को। किसके अनुसार दल शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कई शिक्षक अपने स्रोतों, अभिरुचियों एवं दक्षताओं के अनुरूप एक ही कक्षा में शिक्षण कार्य करते हैं? तो वो किसके अनुसार दल शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है? तो ये डेविस वार्विक के अनुसार दल शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कई शिक्षक अपने स्रोतों, अभिरुचियों एवं दक्षताओं के अनुरूप एक ही कक्षा में शिक्षण कार्य करते हैं। श्रुत लेखन अभ्यास विधि किस कक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए, याद रखिएगा। श्रुत लेखन अभ्यास विधि ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। किसने कहा है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को वाक्य कहते हैं? तो यह है पंडित जगन्नाथ। इनके द्वारा कहा गया है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को काव्य कहते हैं। किसने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है वही कविता कहलाती है। कविता शिक्षण को ही प्रशिक्षण कहा जाता है। यहाँ किसके द्वारा कहा गया है? तो ये आचार्य शुक्ल द्वारा कहा गया है। कविता की गीत विधि किस कक्षाओं के लिए उपयोगी हैं? तो कविता की गीत विधि के बारे में पूछा गया है, तो ये पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है कविता की गीत विधि। किस विधि की उत्पत्ति दार्शनिक सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि से हुई है? तो वो खंड्यान्वयन विधि है, याद रखिएगा। खंड्यान्वयन विधि की उत्पत्ति दार्शनिक सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि से हुई है। किस विधि का जन्म सुकरात की समस्या समाधान विधि से हुआ है? तो वह है दंड्यान्वयन विधि। याद रखिएगा, दंडान्वयन जो विधि है इनका जो जन्म है ये सुकरात की समस्या समाधान विधि से हुआ है। गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर अर्थबोध विधि होगा। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो वह है आदर्श वाचन। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए जो सबसे उपयुक्त साधन होगा वो आदर्श वाचन होगा। किसने नाट्य शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि संपूर्ण संसार के भावों का अनुकीर्तन ही नाटक है? ये किसके अनुसार कहा गया है? तो ये भरत मुनि के अनुसार कहा गया है कि नाट्य शब्द को स्पष्ट करते हुए इनके द्वारा लिखा गया है कि संपूर्ण संसार के भावों का अनुकीर्तन ही नाटक है। नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि के बारे में पूछा गया है, तो वो कक्षा विनय प्रणाली है। निगमन विधि का जनक कौन है? निगमन विधि के जनक के बारे में पूछा गया है, तो अरस्तु आपका राइट आंसर होगा। समवाय विधि किसका दूसरा रूप है? तो समवाय विधि किसका दूसरा रूप है पूछा गया है, तो ये भाषा संसर्ग का दूसरा रूप है। पाठ योजना का जन्म कहाँ से हुआ है? तो पाठ योजना का जन्म गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक से हुआ है। किसके अनुसार पाठ योजना में उपलब्धियों की सूची का शीर्षक है जिन्हें शिक्षक कक्षा में प्राप्त करना चाहता है? इनमें वे सभी साधन तथा क्रियाएं भी आएगी जिनकी सहायता से वे उपलब्धि प्राप्त की जाती है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ कथन एल.एन. विनिंग के द्वारा दिया गया कथन है। किसके अनुसार कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी जानकारी कर लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं है जितनी कि शिक्षण की पूर्ण तैयारी। यहाँ कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये डेविस महोदय के द्वारा कहा गया कथन है।
किसके अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये विनिंग एंड विनिंग के द्वारा दिया गया कथन है। किसके अनुसार मूल्यांकन एक त्रिपदी प्रक्रिया है। याद रखिएगा, पूछा जाए कि मूल्यांकन एक त्रिपदी प्रक्रिया है किसके अनुसार, तो ये ब्लूम के अनुसार। याद रखिएगा, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन एक त्रिपदी प्रक्रिया है। यहाँ पर देखिए, शिक्षा त्रिपदी या फिर त्रिमुखी प्रक्रिया है। यहाँ किसके द्वारा कहा गया है, तो यह जॉन डेवी द्वारा कहा गया है कि जो शिक्षा है वो त्रिपदी या फिर त्रिमुखी प्रक्रिया है। उसी के साथ साथ एक और प्रश्न है, त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर जॉन डेवी होगा। और यदि शिक्षा द्विमुखी या फिर द्विध्रुवी प्रक्रिया के बारे में पूछे कि यहाँ किसका कहना है, तो ये एडम्स का कहना है। पाठ योजना के प्रकार है, तो पाठ योजना के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। इकाई पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना और वार्षिक पाठ योजना। 3 प्रकार की पाठ योजना होती हैं। थॉमस एंड रिस्क ने इकाई विधि के कितने सोपान बताएं। यदि पूछे डायरेक्ट कि जो इकाई विधि है उसके कितने सोपान होते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं। यदि पूछे कि थॉमस एंड रिस्क ने इकाई विधि के कितने सोपान बताए हैं, तो उन्होंने कितने सोपान बताए हैं, 3 सोपान, प्रस्तावना, विकास और पूर्ति। ये 3 सोपान थॉमस एंड रिस्क के द्वारा इकाई के बताए गए हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने, देखिए यहाँ पर किसके अनुसार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा पूछा गया है कि इकाई विधि को इन्होंने कितने भागों में या फिर इन्होंने कितने सोपान बताए हैं या फिर कितने भागों में इन्होंने इकाई विधि को विभक्त किया है, तो 5 भागों में इन्होंने इकाई विधि को विभक्त किया है। किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। कौन कौन से 5 भाग है, तो पूर्ण ज्ञान की खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और वाचन। ये 5 प्रकार से विभक्त किया गया है हर्बर्ट स्पेंसर ने इकाई विधि को। किसके अनुसार इकाई सार्थक एवं परस्पर संबंधी क्रियाओं की व्यापक संख्या है जिसका विकास स्वरूप में होता है कि बालकों के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, उन्हें महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्रदान किए जा सके और उन्हें वांछित व्यवहार परिवर्तन प्रतिफलित हो सके। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका है, तो ये बोशिंग द्वारा दिया गया कथन है। मॉरिसन ने शिक्षण योजना में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है मॉरिसन के द्वारा, तो ये 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है मॉरिसन की शिक्षण योजना में। कौन कौन से 5 सोपान हैं, पहला है योजना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है परिपाक, चौथा है व्यवस्था और 5वां है वर्णन। याद रखिएगा, 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है मॉरिसन की शिक्षण योजना में। कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भाषा के कौशल होते हैं, जैसा कि मैंने क्यूज के तौर पर आपको आंसर दिया था, प्रश्न दिया था, उसका आंसर आप दे चुके होंगे। नहीं दिया तो यहाँ पर उसका आंसर देख सकते हैं। भाषा के जो 4 कौशल होते हैं वो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है और सभी को इसके बारे में पता है, साधारण सा प्रश्न है। शब्दोच्चारण के पूर्व बुद्धि के साथ मिलकर आत्मा पहले अर्थ ज्ञान प्राप्त करती है, तब मन बोलने की इच्छा से प्रेरणा प्राप्त करता है। यहाँ जो कथन है ये किसका है, किसके द्वारा दिया गया है, तो ये पाणिनि मुनि के द्वारा दिया गया कथन है। भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप है, तो भाषा की दृष्टि से रचना के रूप पूछा गया है, तो कितने होंगे, 2 होंगे। किसका मत है कि विचार को क्रमबद्ध करना, उनको शब्दों द्वारा व्यक्त करना, संवारना तथा सजाना ही रचना है। यहाँ किसका मत है, तो ये डॉक्टर रघुनाथ सफाया का मत है। रचनात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है, तो रचनात्मक विधि के प्रतिपादक पूछा गया है, तो यह जॉन हेनरी पेस्टालोजी रचनात्मक विधि के प्रतिपादक हैं। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता है, तो सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता D.W. एलन है, सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता। शिक्षण की प्रक्रिया के किस आयाम में विषयों का विश्लेषण किया जाता है, तो वो है तुलना में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षण की प्रक्रिया में तुलना आयाम में विषयों का विश्लेषण किया जाता है। किसके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है, तो वह है B.M. शोर। B.M. शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन या फिर मूल्य का निश्चयीकरण करना, ये मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है। किसके अनुसार मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य की प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। यहाँ कथन किसका है, तो ये क्लॉर व स्टार का कथन है। एक समान उच्चारित होने वाले
शब्द जिस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं वो कौन सी विधि है? तो वो है ध्वनि साम्य विधि। इसमें एक समान उच्चारित होने वाले शब्द एक साथ सिखाए जाते हैं। मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, ध्येयों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण में मूल्य तथा उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये जेरोली मेक के द्वारा दी गई परिभाषा है। अधिगम के स्थानांतरण में खोजपूर्ण कौशल के किस घटक का प्रयोग उपयोगी है? तो वह है पुनः केंद्रीकरण तकनीक। अधिगम के स्थानांतरण में खोजपूर्ण कौशल के लिए पूर्ण केंद्रीकरण तकनीक का प्रयोग उपयोगी है। प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वहाँ क्या है? तो वहाँ सुनना और बोलना है। किसके अनुसार मूल्यांकन का आधार शैक्षिक उद्देश्य है? तो यह है ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन का आधार शैक्षिक उद्देश्य हैं। किसके अनुसार मूल्यांकन का आधार शिक्षण उद्देश्य हैं? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर, याद रखिएगा, इनके अनुसार मूल्यांकन का आधार शिक्षण उद्देश्य हैं। मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों की भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि है। वो कौन सी विधि है? तो ये व्यतिरेक विधि है। निबंधात्मक परीक्षाओं में कौन सी परीक्षाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं? तो वह है वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। याद रखिएगा, निबंधात्मक परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं। अनुवाद विधि सिद्धांत का पालन करती हैं। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, याद रखिएगा, अनुवाद विधि सिद्धांत का जो पालन करती है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर करती है। संस्कृत भाषा शिक्षण हेतु मूल्यांकन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, याद रखिएगा, पाठांतर्गत मूल्यांकन और पाठोपरांत मूल्यांकन, ये 2 भागों में बांटा गया है संस्कृत भाषा शिक्षण हेतु मूल्यांकन को। किस मूल्यांकन में पाठ के बीच बीच में शिक्षक बोध प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन करता है, जिसके अंतर्गत उच्चारण, वाक्य प्रयोग एवं शब्द बोध का पता लगता है? तो वह है पाठांतर्गत मूल्यांकन। दूसरा मूल्यांकन मैंने आपको बताया था पाठोपरांत मूल्यांकन, वो इसी प्रश्न में दिया गया है कि किस मूल्यांकन में शिक्षक पुनरावृत्ति प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन करता है, जिसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरात्मक एवं निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। वो कौन सा मूल्यांकन है? तो वो पाठोपरांत मूल्यांकन है। हिंदी भाषा हेतु मूल्यांकन को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी भाषा हेतु मूल्यांकन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से आपके सामने हैं? परिमाणात्मक प्रविधियां और दूसरा है गुणात्मक प्रविधियां। ये 2 भागों में बांटा गया है हिंदी भाषा हेतु मूल्यांकन को। मूल्यांकन में कौन सी प्रविधियां अधिक उपयोगी, विश्वसनीय तथा वैध होती हैं? इन्हें प्राचीन विधियां भी कहा जाता है। तो ये कौन सा मूल्यांकन में कौन सी प्रविधि होती हैं? तो यह है परिमाणात्मक प्रविधियां, जो कि अधिक उपयोगी, विश्वसनीय तथा वैध होती हैं। इन्हें प्राचीन विधियां भी कहा जाता है। परिमाणात्मक प्रविधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो जो परिमाणात्मक प्रविधियां हैं ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। याद रखिएगा, ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? तो वह है प्रदर्शन विधि। याद रखिएगा, प्रदर्शन विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है। विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बोध प्रश्न को करवाना चाहिए। विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाई को समझने के लिए। किस परीक्षा के द्वारा छात्रों की विचाराभिव्यक्ति, कल्पना शक्ति का परीक्षण किया जा सकता है? तो वह है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के द्वारा छात्रों की विचाराभिव्यक्ति, कल्पना शक्ति का परीक्षण किया जा सकता है। लिखित परीक्षा कितने प्रकार की होती हैं? तो लिखित परीक्षा 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा और दूसरी होती है निबंधात्मक परीक्षा। ये 2 प्रकार की लिखित परीक्षा होती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है B.F. स्किनर। याद रखिएगा, B.F. स्किनर के दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। किस परीक्षा का प्रयोग बालक के विषय ज्ञान की उपलब्धि, सत्यासत्य एवं तथ्य ज्ञान हेतु किया जाता है? तो वह है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रयोग बालक की विषय ज्ञान की उपलब्धि, सत्य एवं तथ्य ज्ञान हेतु किया जाता है। किस परीक्षाओं का आयोजन आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जाता है? तो वह है गुणात्मक परीक्षाएं।
गुणात्मक परीक्षाओं का आयोजन आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जाता है। गुणात्मक परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो गुणात्मक परीक्षाएं 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? संचयी आलेख, निरीक्षण, एनेक्डोटल आलेख, जांच सूची, रेटिंग स्केल या फिर क्रम निर्धारण मान। ये गुणात्मक परीक्षाएं 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये आपके सामने है। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है जो वहाँ विद्यालय में उपस्थित हो। किसके अनुसार शिक्षण निर्मित परीक्षणों में बहुत कम विश्वसनीयता होती है? तो ये किसके अनुसार कहा गया है? तो ये एलिस महोदय के अनुसार कहा गया है कि शिक्षण निर्मित परीक्षणों में बहुत कम विश्वसनीयता होती हैं। उपचार शब्द से अभिप्राय, यहाँ पर उपचार शब्द से अभिप्राय बताना है। तो इलाज या समस्या को दूर करना, ये उपचार शब्द का अभिप्राय होता है। भाषा है, भाषा क्या है? तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। तो भाषा शिक्षण में जो बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय होगा वो सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना होगा। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। तो अनुकरण विधि रचना के जो लिए उपयुक्त होगा वो प्रारंभिक स्तर होगा। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? तो वह है अवलोकन। याद रखिएगा, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में अवलोकन प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है। श्रुतलेख में किस कौशल का अधिक विकास होता है? तो वह है श्रवण कौशल। श्रुतलेख में श्रवण कौशल का अधिक विकास होता है। मूल्यांकन उपयोगी है। तो मूल्यांकन विद्यार्थी की प्रगति जानने के लिए उपयोगी है। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? तो आप उपचारात्मक शिक्षण का उपचार करेंगे यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो वो है संस्कृत। याद रखिएगा, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का जो मूल स्रोत होगा वो संस्कृत भाषा होगा। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। तो यह है प्रारंभिक स्तर पर। याद रखिएगा, लेखन और उच्चारण के लिए जो अनुकरण विधि उपयोगी हैं ये प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी हैं। प्रारंभिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। तो वह है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। याद रखिएगा, प्रारंभिक स्तर पर वाचन का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना होगा। उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? तो यह है मौखिक परीक्षा। उच्चारण कौशल की परीक्षा मौखिक परीक्षा से ली जा सकती है। उच्चारण शिक्षण में नहीं होना चाहिए। तो उपहास। याद रखिएगा, उच्चारण शिक्षण में उपहास नहीं होना चाहिए। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस में प्रयोग होता है? तो ये निगमन विधि में। याद रखिएगा, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निगमन विधि में प्रयोग होता है। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं। तो इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? इस प्रारंभिक जांच को पायलट स्टडी कहते हैं। अधिगम की संपूर्णता होती है। तो ये इकाई योजना में। याद रखिएगा, अधिगम की संपूर्णता इकाई योजना में होती हैं। लेखन कला का विकास होता है। तो लेखन कला का जो विकास होता है ये अभ्यास से होता है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। तो ये उपलब्धि परीक्षण से। याद रखिएगा, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच उपलब्धि परीक्षण से की जा सकती है। भाषा की शिक्षा दी जाती है। तो ये अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। याद रखिएगा, भाषा की जो शिक्षा है ये अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारक विधि के नाम से भी जाना जाता है। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। तो सीधी रेखाओं से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेखन क्रिया के शिक्षण का जो आरंभ होता है वो सीधी रेखाओं से होता है। ध्रुत पाठ है। तो जो ध्रुत पाठ है ये कविता का एक अध्ययन है। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये है गद्य शिक्षण। याद रखिएगा, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा वो गद्य शिक्षण होगा। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। यहाँ पर इसका मुख्य प्रयोजन आपको बताना है। विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों की क्रियाशीलता बनाना, ये भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। तो वह है मौन वाचन। अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए जो अधिक उपयोगी होगा वो मौन वाचन होगा।
पठन का पहला स्तर, देखिए यहाँ पर पठन का पहला स्तर कौन सा होगा, तो वो चित्र पठन होगा। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है, तो यहाँ पर जो उपचारात्मक शिक्षण है ये अनुदेशनात्मक प्रकार का कार्य है। भाषाई कौशल में गौण कौशल है तो वह पढ़ना और लिखना, याद रखिएगा गौण कौशल के बारे में पूछे तो ये पढ़ना और लिखना है। व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि है तो वह है आगमन विधि, व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि आगमन विधि है। व्याख्या प्रणाली का वृहद रूप कौन सी प्रणाली है, तो वह है व्यास प्रणाली, व्याख्या प्रणाली का वृहद रूप व्यास प्रणाली है। अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है, तो वह है प्राथमिक स्तर, याद रखिएगा अनुकरण विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। शिक्षण विधि में तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है तो वह है दूरस्थ विधि, दूरस्थ विधि याद रखिएगा शिक्षण विधि में तकनीकी साधनों का प्रयोग दूरस्थ विधि में किया जाता है। मूल्यांकन में निष्पक्ष बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए तो वस्तुनिष्ठ, याद रखिएगा मूल्यांकन में निष्पक्ष बनाए रखने के लिए जो प्रश्न होने चाहिए वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पद पर बल देती है, तो वो है व्यवहारिक, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के व्यवहारिक पद पर बल देती है। कक्षाभिनय प्रणाली का किस शिक्षण विधि में नाम लिया जाता है, तो वह है नाट्य विधि, कक्षाभिनय प्रणाली का नाट्य विधि शिक्षण विधि में नाम लिया जाता है। किस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है, तो वह है डाल्टन विधि, याद रखिएगा डाल्टन विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती हैं। हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है, तो वह है श्यामपट्ट, हिंदी शिक्षण में श्यामपट्ट सहायक सामग्री का अधिक महत्व है। उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है, तो उच्चारण अभ्यास अनुकरण वाचन के बाद कराया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु किए जाने वाला परीक्षण कहलाता है, तो वह है उपलब्धि परीक्षण। ये कौन सा परीक्षण कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। अहिंदी प्रदेशों में हिंदी का शिक्षण किया जाता है तो यह है द्वितीय भाषा के रूप में, याद रखिएगा अहिंदी प्रदेशों में हिंदी का जो शिक्षण किया जाता है यह द्वितीय भाषा के रूप में किया जाता है। रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है, तो वह है टेप रिकॉर्डर, याद रखिएगा रेडियो की सीमाओं को टेप रिकॉर्डर श्रव्य साधन दूर कर सकता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्शन कराती है तो वह भाषा, व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्शन भाषा कराती है। प्रश्नावली विधि का नाम है, तो प्रश्नावली विधि का नाम कागज पेंसिल विधि भी है, याद रखिएगा पूछ जाए प्रश्नावली को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी विधि छोटे कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है, तो वो है खंड विधि, याद रखिएगा खंड विधि छोटे कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है, तो वो है आगमन विधि, याद रखिएगा वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु जो उपयुक्त विधि होगी वो आगमन विधि होगी। भाषा का प्रारंभिक रूप है, भाषा का प्रारंभिक रूप पूछे तो आपका राइट आंसर सांकेतिक होगा। पैनल चर्चा में जिस भूमिका की आवश्यकता नहीं है वो वहाँ है, तो पैनल चर्चा में जिस भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ क्या है, वहाँ अध्यापक है। अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिक वाचन को कहते हैं, तो उस व्यक्तिक वाचन को क्या कहते हैं, आदर्श वाचन कहते हैं। श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्यिक विधा है, तो वो है पद्य शिक्षण, याद रखिएगा श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली जो साहित्यिक विधा है वो है पद्य शिक्षण। ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है, तो यह है स्वरलोप, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में पूछा गया है। ईश्वर को ईश्वर कहना ये स्वरलोप उच्चारण दोष का उदाहरण है। प्रस्तावना में पूछे गए प्रश्न होने चाहिए, तो ये पूर्व ज्ञान पर आधारित, प्रस्तावना में जो पूछे गए प्रश्न होने चाहिए वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है, तो ये समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, याद रखिएगा भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर अधिक बल दिया है। पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वो है अर्थ ग्रहण करना, पढ़ना कौशल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो अर्थ ग्रहण करना है। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है, तो वो है अनुभव बांटना व बातचीत करना, ये मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है।
प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं? तो प्रयोग विधि को और आगमन विधि भी कहा जाता है। किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? तो वो है निबंध। याद रखिएगा, निबंध विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। रायबर्न किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं? तो ये छठी से। याद रखिएगा, जो रायबर्न है ये छठी कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं। वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है? तो वो है शिक्षक के लिए। याद रखिएगा, जो वार्षिक योजना प्रमुख रूप से किसके लिए उपयोगी है? तो ये शिक्षक के लिए उपयोगी है। कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है? तो वो है निगमन विधि। याद रखिएगा, निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है। रचना में शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है? तो वो है अभिव्यक्ति के रूप में। अभिव्यक्ति के रूप में रचना में शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है। बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है? तो वो है अवलोकन विधि। याद रखिएगा, बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने वाली जो विधि है वो अवलोकन विधि है। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण में बांटा था? किसके द्वारा बांटा था? इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण में ब्लूम द्वारा बांटा गया था। बाल उद्यान शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है? तो यह है फ्रोबेल है। जो बाल उद्यान शिक्षण पद्धति है उसके जन्मदाता कौन होंगे? फ्रोबेल होंगे। बार बार प्रयोग करने पर यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे तो वहाँ कहलाता है? तो वहाँ क्या कहलाता है? तो वो विश्वसनीय कहलाता है। बालकों के लिए सबसे कठिन है? तो बालकों के लिए जो सबसे कठिन होता है वो क्या होता है? लिखना होता है। किस विधि में बालक आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग एक साथ करता है? तो वो है मॉन्टेसरी विधि। याद रखिएगा, मॉन्टेसरी विधि में बालक आँख, हाथ और कान तीनों का जो प्रयोग है वो एक साथ करता है। सूत्र विधि कौन सी भाषा से आई है? तो जो सूत्र विधि है ये संस्कृत भाषा से आई है। हमारा अधिकांश भाषण किस रूप में होता है? तो जो हमारा अधिकांश भाषण है ये मौन वाचन के रूप में होता है। देखो और कहो विधि सिखाती है? देखो और कहो जो विधि है ये क्या सिखाती है? तो ये सस्वर वाचन सिखाती है, देखो और कहो विधि। शाखी अभिक्रमिक अनुदेशन को कहते हैं? तो शाखी अभिक्रमिक अनुदेशन को आंतरिक अनुदेशन भी कहते हैं। सभी को शिक्षा के समान अवसर के नियम पर आधारित शिक्षा प्रणाली है? तो वो है दूरस्थ शिक्षण पद्धति। याद रखिएगा, सभी को शिक्षा के समान अवसर के नियम पर आधारित जो शिक्षा प्रणाली है या फिर शिक्षा पद्धति है वो दूरस्थ शिक्षण पद्धति है। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, यहाँ विचार किसका है? तो यहाँ पर जो विचार है ये स्किनर का विचार है। इनका कहना है कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। सुमन बचपन से गुजराती बोल समझ लेती है, वहाँ कभी विद्यालय नहीं जाती है, यहाँ उदाहरण किसका है? तो यहाँ उदाहरण किसका होगा? भाषा अर्जन का होगा। फाउंडेशन ऑफ मेथड, यहाँ जो रचना है ये किसकी है? तो यहाँ रचना किलपेट्रिक द्वारा लिखी गई है, फाउंडेशन ऑफ मेथड। सब पढ़े सब बड़े, यहाँ नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा दिया गया नारा है। भाषा के अभिभाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया, यहाँ पर जो दिया गया कथन है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सीताराम चतुर्वेदी द्वारा दिया गया कथन है। छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार प्रदान का आधार रहता है? तो ये उपलब्धि परीक्षण है। याद रखिएगा, छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार प्रदान का जो आधार रहता है वो उपलब्धि परीक्षण रहता है। किस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है? वहाँ पद्धति कौन सी है? तो वो जेक्टोक पद्धति है। इस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए? तो उपचारात्मक कार्य प्रत्येक पाठ के बाद होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? यहाँ पर देखिए, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि के बारे में पूछा गया है, तो वो गीत एवं अभिनय विधि होगी। खंडान्वयन विधि का दूसरा नाम है? देखिए, खंडान्वयन विधि का दूसरा नाम पूछा गया है, तो इसका दूसरा नाम होता है प्रश्नोत्तर विधि। अंतिम प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल आपको इस वीडियो के माध्यम से 300 प्रश्न मिलेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक करना है, जितने भी ग्रुप पे शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तीनों कार्य कर लेना है अभी तक आपने नहीं किए हो। तो यहाँ पर अंतिम प्रश्न है हमारा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यहाँ कथन किसका है? तो ये कामता प्रसाद गुरु का
कथन है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो आपको सभी को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।